ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो भी करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करें, प्लीज इंश्योर कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम्स हैं उनसे रिलेटेड भी जो करंट एस्पेक्ट न्यूज में है उसको आप जरूर फॉलो करें। नंबर 2, जो भी न्यूज आप पढ़ें उसको प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी न्यूज हो सकती है जो आपने प्रीलिम्स में एज अ फैक्ट याद की, लेकिन हो सकता है मेंस की किसी थीम में वो एज एन एग्जाम्पल यूज हो जाए। और तीसरी बात, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी जरूरी है। देयर इज अ गोल जो हम एस्पायर कर रहे हैं, उसके दायरे में पढ़ना जरूरी है। रिसर्च करते करते कभी कभी हम इतना दूर निकल जाते हैं कि दायरा ब्रीच हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई ही की जाए। चलिए इन बातों का ध्यान रखते हैं और अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। न्यूज है इंडिया के ओनली मड वोल्केनो के बारे में कि इंडियाज ओनली मड वोल्केनो एट बारातांग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज इरप्टेड। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर थीम्स भी देखेंगे तो बैरन आइलैंड वोल्केनो पे पहले सवाल आए हुए, तो अगेन दिस थीम ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मड वोल्केनो को एक बार देख लेते हैं। अब ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आप समझो मड वोल्केनो की जब हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप समझो कि यहां पर प्लेट्स का इंटरैक्शन है, सेडिमेंटेशन भी होगी। अब यहां हो क्या रहा है, यहां पे आप देखोगे कि सेडिमेंट्स में आपको ऑर्गेनिक मैटर का डीके होता हुआ पता लगेगा, है ना। तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से गैसेस रिलीज होंगी, राइट। अब जब ये मड्स और गैसेस टू द सरफेस आती हैं तब आप देखोगे बबल्स और क्रेटर्स बनते हुए आपको नजर आएंगे, राइट। और वाटर बॉडी है तो वाटर भी इसका एक कंपोनेंट डेफिनेटली रहेगा, रादर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, राइट। तो आप बारातांग को भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट, हेली गुब्बी वोल्केनो रिसेंटली न्यूज में था। हमने देखा कि बहुत सालों बाद यहां पे जो है इरप्शन देखा गया। हाउएवर हम वोल्केनिक प्लूम की बात कर रहे हैं ना। वोल्केनिक प्लूम इतना हायर अप इन द एटमॉस्फेयर गया कि ये एश क्लाउड्स मूव किए टुवर्ड्स इंडिया और इससे एयर ट्रैवल को भी डिसरप्शन देखा गया। यहां पे अब ना ये प्रीवियस ईयर थीम से जुड़ता है ये कॉन्सेप्ट। जैसे ना मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस तरह से जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है क्रस्ट की तो चेंज देखे जाते हैं इन शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। अब इसको ना थोड़ा बेसिक समझते हैं। जब भी हम हेली गुब्बी वोल्केनो की बात करेंगे हम बात करते हैं इथियोपिया की। Now Ethiopia lies on Afar triple junction. अब इस ट्रिपल जंक्शन में क्या हो रहा है, प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। कौन कौन सी प्लेट्स? अरेबियन प्लेट, नूबियन प्लेट एंड सोमालियन प्लेट। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, स्टडीज कहती हैं कि नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि अफ्रीका का जो ये पार्ट है, राइट, ये पार्ट जो है अलग हो जाएगा और अफ्रीका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका कारण भी प्लेट की मूवमेंट को बताया जा रहा है जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और यहां पर जब अफ्रीका 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर वाटर एंटर कर जाएगा और यहां पे एक न्यू ओशन बेसिन बन जाएगा। नाउ डू यू रियलाइज जो हमारा क्वेश्चन था कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन के शेप और साइज कैसे बदल रहे हैं, अब आप देखिए यहां पे बदल गया। तो इसीलिए जब भी आप कोई चीज न्यूज में देखें उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अफार हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, आप ना हॉटस्पॉट्स को समझिए। हॉटस्पॉट्स क्या है? ये वो रीजन्स है मैंटल में जहां पे मैग्मा, उस जगह पे मैग्मा मोर हीटेड है देन द सराउंडिंग। अब वहां पे मैग्मा बहुत हीटेड क्यों है? कहा जाता है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लेकिन जहां पर भी हॉटस्पॉट्स की जब हम यहां बात कर रहे हैं तो यहां पे देखा जाएगा मैग्मा की वजह से लॉन्ग टर्म में क्रस्टल थिनिंग वहां पर देखी जाएगी। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए तो क्रस्टल थिनिंग भी तो शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स में चेंज को रिफ्लेक्ट कर रही है।
तो बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज न्यूज में आए आप बेसिक को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट चीज जो न्यूज में है, अगेन एक स्टडी आई है जिसमें एक टर्म कॉइन हुई है, थर्स्ट वेव। देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ इसका मतलब क्या है। जब हमने कल, आई होप आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया है, जब हमने कल बात करी थी कि जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उतना एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर में भी बदलाव देखा जा रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना, जितना ज्यादा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी उतना हम कहेंगे थर्स्ट वेव बढ़ेगी। सिंपल शब्दों में, टेक्निकलिटी में हो तो यहां पे देखिए मैंने आपके लिए अंडरलाइन भी किया है, थर्स्ट वेव कब आप कह रहे हो, जब एटलीस्ट फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज डेली इवेपोरेटिव डिमांड बहुत ज्यादा है, कि बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर मॉइस्चर को होल्ड कर पा रहा है। तो ये एज अ टर्म आपने जरूर याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। मेंस में अगर कहीं पर क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे में आपको कहीं कोट करना है तो आप इन टर्म्स को कोट कर सकते हो, अगेन एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, रिसेंटली पंजाब फ्लड्स न्यूज में है। अब अगर इसके हम कारण समझना चाहें, है ना, सबसे पहले तो आप ये समझो कि रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई। रादर मैं आपको दिखाती हूं, विल कम बैक टू दिस, राइट, कि अगर हम देखें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, JNK 45% अबव रेनफॉल हुई है ना, अबव नॉर्मल रेनफॉल हुई है। तो अगर हम इन जनरल देखें तो रेनफॉल ही बहुत ज्यादा हुई है। और यहां पे जो एक और चीज है मैं आपको दिखाती हूं, जैसे जब आप पंजाब को देखोगे ना तो प्राइमरीली 3 रिवर्स का एसोसिएशन है यहां पे, सतलुज, ब्यास, रावी। तो जब रेनफॉल होगी, रिवर्स ओवरफ्लो होंगी, तो ये भी एक कारण है फ्लडिंग का। अब यहां ये जो रिवर्स हैं आप देखो, ये कुछ डैम से एसोसिएटेड है, भाखड़ा नंगल डैम, पोंग डैम, रंजीत सागर डैम। ना होता क्या है, डैम्स में ना आप देखोगे सेट होता है कि कितना पानी भरना चाहिए, कितना पानी उनको जो है डैम से रिलीज करना है, लेकिन बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से, राइट, पानी रिलीज करना पड़ा। इवन अगर हम रावी की बात करें तो यहां पे माधोपुर बराज का गेट फेलियर भी हुआ, तो और ज्यादा पानी बह गया। तो वही अगर हम सारी डिटेल्स को एक साथ देखें तो एक तो रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई है इन सभी स्टेट्स में, राइट, रिवर्स ओवरफ्लो हो गई, राइट। अगेन आप देखोगे जो डैम्स हैं उनमें, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रावी रिवर माधोपुर बराज में गेट फेलियर हो गया, राइट। अगर हम पोंग डैम की भी बात करें तो रेनफॉल की वजह से और ज्यादा पानी आया और पानी को रिलीज करना पड़ा। अब पानी कहां से जाएगा, आप देख सकते हैं स्टेट से, तो इसलिए भी इंपैक्ट आया है। अब ना यहां पर एक सवाल आता है, इतनी ज्यादा रेनफॉल का कारण क्या है। अगर आप कई आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंपैक्ट है। देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूं, राइट। अब देखो यूजुअली तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि विंटर्स में इनका बहुत इंपैक्ट है। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वही पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम कुछ सालों की चीजें को फॉलो करें तो देखा जा रहा है कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो इंपैक्ट है वो बियॉन्ड विंटर्स भी देखा जा रहा है, राइट। इवन मॉनसून पर इसका बहुत इंपैक्ट देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा रेनफॉल जो है इनकी वजह से विंटर्स के बाद भी देखी जा रही है। अब यहां से ना एक लर्निंग याद रखना कि कभी अगर आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे क्वेश्चन आए मेंस में और आपने बेसिक लिख दिया जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज का इस पे इंपैक्ट हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से साल के लेटर मंथ्स में भी बारिशें हो रही हैं, वो भी आपने मेंस में लिखकर आना है। आपको याद होगा 1-2 साल पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई थी, है ना, कुछ स्पेसिफिक नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई थी, तो वहां पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात ही हुई थी। तो आप मेंस में इसको कहीं जरूर लिख कर आए।
राइट। चलिए कमिंग बैक टू दिस, अब यहां पे ना एक चीज है, आप देखिए दूसरी बंस, ये होता क्या है, ये एम्बैंकमेंट्स होते हैं, जैसे रिवर्स है ना, या छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, इनके आसपास ना एम्बैंकमेंट्स बना दी जाती हैं ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो। लेकिन ये एम्बैंकमेंट्स भी देखा गया कि बहुत ज्यादा सही स्थिति में नहीं थी, बिकॉज ऑफ विच जब बहुत ज्यादा पानी आया तो ये एम्बैंकमेंट से पानी बाहर की तरफ बह गया। ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ ईयर्स देखा गया रिवर्स में ना सेडिमेंटेशन या सिल्टिंग बहुत थी। इसका क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में समझो, लेट्स से रिवर है, रिवर की अपनी कुछ कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की, लेकिन सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो जहां पानी आ सकता था अब वहां पे सेडिमेंट सेटल हो गए, तो रिवर की पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो गई। इसकी वजह से भी रिवर्स बहुत ज्यादा वाटर नहीं स्टोर कर पाए एज कंपेयर टू जितना एक्सपेक्टेड होता है, और ओवरफ्लो देखा गया, फ्लडिंग देखी गई। लेकिन कई जगह पर यह भी अक्यूज किया गया है कि डैम्स में पानी है ना, स्पेसिफिक आप देखेंगे कि इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इकट्ठा करके रखा जाता है, और यह भी कहा जा रहा है कि शायद उसको सही समय पर रिलीज नहीं किया गया। तो ऐसे भी कई आर्टिकल्स देखे गए, राइट। तो अब आप बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप इनको जरूर बताइए। नाउ यहां पे ना कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फ्लड मैनेजमेंट पे, तो वहां पर भी आप इसे एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि क्या इश्यूज फेस किए गए। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रशिया का ये वोल्केनो न्यूज में था। अगेन यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहां पे जिस पेनिनसुला से ये एसोसिएटेड है, राइट, आप देख सकते हैं कामचटका पेनिनसुला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो पेनिनसुला 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं तो वो भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो पोजीशंस है इनकी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन आई होप आपने कल का लेक्चर देखा है, वहां पर भी मैंने कई जो वोल्केनोज इन न्यूज है उनकी लिस्ट आपको बताई है, वहां पर भी मैंने आपको जो मेंस का कंपोनेंट है वोल्केनोज का वो भी कवर किया है, उसे जरूर देखें। रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स भी न्यूज में रहे। आप देखेंगे हिमालयन स्टेट्स में क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना काफी देखा जाता है। रादर अगर आप देखें, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम भी है। देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको क्लाउड बर्स्ट समझाऊं ना, तो ऑफ कोर्स आपको आईएमडी की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको मेंस का क्वेश्चन आता है क्लाउड बर्स्ट पे, ये डेफिनेशन आपको आईएमडी की डेफिनेटली कोट करनी है। लेकिन सिंपल शब्दों में समझे तो थोड़े से डिस्टेंस पे या थोड़े से एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है। कई बार आप देखेंगे शब्द यूज होता है, अरे बादल फट गया, है ना। तो बेसिकली बहुत ज्यादा रेनफॉल ओवर अ पर्टिकुलर एरिया बढ़ जाती है। पर ना हिमालयन स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा क्यों देखी जा रही है, आप समझो कि वहां पे कंडीशंस ऐसी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि रेनफॉल का प्रोसेस कुछ और है ना। अब हिमालयन स्टेट्स हैं, पहाड़ है तो पहाड़ है, ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात होगी, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से जब हम बात करते हैं कि मॉइस्चर से भरी हवाएं ऑल्टीट्यूड पर जा रही हैं, है ना, कॉन्डेंसेशन हो रही है, बादल बन रहे हैं, रेनफॉल हो रही है, प्रोसेस वही है। लेकिन आप समझो जब हवाएं जा रही हैं, है ना, ऊपर वर्टिकल क्लाउड्स बनते जा रहे हैं, है ना, और आप देखोगे ये क्लाउड्स बहुत ज्यादा बड़े होते जाएंगे, है ना, वर्टिकल होते जाएंगे, क्योंकि नीचे से कन्वेक्शन बहुत हाई होती है, राइट। और जब अब ऐसी जो टोपोग्राफी है, जो पहाड़ों की ढलानें हैं, वहां पर जब रेनफॉल होगी तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखा जाएगा। तो मोस्ट ऑफ दीज हैपन इन हिमालयन स्टेट्स। अब वो वहां पे बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट क्यों देखा जा रहा है, यहाँ की लोकल टोपोग्राफी ऐसी है ना, कन्वेक्शन बहुत ज्यादा है, विंड सिस्टम्स ऐसे हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स ऐसे हैं कि ऐसे इवेंट्स और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब कभी भी जब आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप प्लीज इंश्योर करें कि आप कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर वहां पर मेंस में कोट करके आए, राइट। चलिए आप इन पीडीएफ्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी।
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आप इमेजिन कीजिए कि आप पहाड़ी रीजन्स में, है ना, बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो गया, रेनफॉल हो जाती है, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, है ना, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, मड फ्लोज हो सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस वाला पैरामीटर भी आपको मेंस में कोट करना है। अब ना इसके चैलेंजेस हैं बहुत सारे, जैसे बहुत ना रैपिड ऑनसेट होता है इसका, और ना बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको डॉपलर रेडार्स लगाने पड़ेंगे, वरना इनके बारे में पता नहीं चल पाता। तो बहुत रैपिड ऑनसेट है, बहुत लोकलाइज नेचर है, इसीलिए इनको ट्रैक करना भी मुश्किल थोड़ा सा रहता है। और इसमें ना अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत रैपिड ऑनसेट होता है। मैंने कहा ना, बहुत तेज कन्वेक्शन हो रही होती है, राइट? अब क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं किया जा पाया है अब तक, तो डेटा स्कैसिटी भी है, प्लस लोकल कंडीशन, जैसे हमने देखा टोपोग्राफी वाली कंडीशंस तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं, तो टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं ना। जब भी आपका एग्जाम हो, कोशिश करें कि जो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में है उस साल, उन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स या इवेंट्स का भी आप एक रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सोलर मॉडल विलेज। आप देखेंगे हिमाचल का फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज जो है न्यूज में है, राइट? दिस रीजन इज सेट टू बिकम, दिस विलेज इज सेट टू बिकम हिमाचल्स फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज। अब यहां पे देखो, अंडर दिस इनिशिएटिव, है ना, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, अंडर दिस इनिशिएटिव, है ना, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हॉल, पंचायत ऑफिस, स्कूल्स, उनको पावर किया जाएगा बाय सोलर एनर्जी। तब यार देखो, सोलर मॉडल विलेज, गवर्नमेंट से स्पेशल ग्रांट भी आएगी, और ये पार्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। पेपर में एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल का फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज। अच्छा, इसका ना मेंस में भी बहुत यूज है, क्योंकि एज अ एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। 2013 से लेके 25 तक मेंस में 2 बारी सोलर एनर्जी पे सवाल आया हुआ है। सबसे रीसेंट तो 2025 में जो मेंस में सवाल आया हुआ है। तो वहां पर भी जब आपसे पूछा जाता है सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, वहां पर भी आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। कभी अगर स्टेट वाइज इनिशिएटिव्स पूछ लिए गए, वहां पर भी इसकी बात हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है ताइवान अर्थक्वेक। कल का अगर आपने लेक्चर देखा हो तो वहां पे हमने म्यांमार अर्थक्वेक, दिल्ली अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ा है। अब ताइवान, अब आप देखोगे फ्रीक्वेंटली हिट बाय अर्थक्वेक्स है, क्योंकि यहां पे देखो प्लेट्स का एसोसिएशन है। अब आप कहोगे कौन कौन सी प्लेट्स का एसोसिएशन है, देखो मैंने बताया भी हुआ है आपके लिए। इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ यूरेशियन एंड फिलीपीन सी, मतलब यूरेशियन और फिलीपींस प्लेट की बात यहां पर हो रही है। 2 प्लेट्स की यहां पे बात हो रही है। तो ना जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा मेंस में कई बार सवाल पूछे हुए हैं। तो जब भी अर्थक्वेक न्यूज में होते हैं, प्लेट्स का इंटरैक्शन न्यूज में होता है, तो आप उन्हें एग्जाम में एज एन एग्जाम्पल डेफिनेटली कोट कर सकते हो। इसीलिए कोई भी चीज न्यूज में होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो एसोसिएटेड प्लेट्स हैं या कोई फॉल्ट्स हैं, उनका नाम भी आपसे जरूर शेयर करें। अब यदि मेंस में क्वेश्चन आए, आप इसे एज एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। अरावलीज की यहां अगर हम बात करें ना, अरावलीज की ना डेफिनेशन में कुछ चेंज आया। मैं आपको ना न्यूज समझाती हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पैनल ऑन द डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स। अब ना अरावली हिल्स को ना आप ऐसे समझो कि इंडिया की आप वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस की बात करते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोडेड हैं, बहुत ज्यादा आप देखोगे डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम ईच अदर, है ना। लेकिन यहां पर अब क्योंकि बहुत ज्यादा इरोडेड हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, है ना, तो यहां पे जो डेफिनेशन आई है वो कह रहे हैं एनी लैंडफॉर्म that is at an elevation of 100 meter or more above the local relief will be considered a part of Aravalli Hills along with its slope and adjacent land। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा इरोडेड है, तो मेजॉरिटी जो इसका रीजन है वो 100 मीटर से ऊपर है ही नहीं।
और ये कह रहे हैं कि एनी लैंडफॉर्म जिसकी एलिवेशन इससे ज्यादा होगी, राइट, उसको अरावली का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं माइनिंग से, डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन की, उसके लिए अरावली के लिए ये एलिवेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेजॉरिटी जो अरावली की आज हम बात कर रहे हैं, जो बहुत डिसकंटिन्यूअस है, उसकी एलिवेशन इतनी है ही नहीं। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम मानी जा रही है। अब क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन अब अरावली का पार्ट माना ही नहीं जा रहा, तो आप देखोगे कि नाउ इट विल बी ओपन टू माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगी। ऑल्सो एक और चीज आप समझिए, अरावलीज उससे एसोसिएटेड जो भी वेजिटेशन है ना, वो एज अ बैरियर एक्ट करती है जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं टुवर्ड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली। नाउ जब इन रीजन्स में माइनिंग शुरू हो जाएगी तो और ज्यादा जो डस्ट का इशू या जो परपेचुअल पोल्यूशन के इश्यूज वहां पर हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। मेंस के पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वोल्केनिक इरप्शन दैट वाज इन न्यूज, माउंट एटना। तो जितने भी मैंने आपको बताया ना, जितने भी मैंने आपको वोल्केनोज न्यूज बताए हैं, कल का लेक्चर आज का लेक्चर मिला के आपने वो सारे पढ़ने हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेना। एग्जाम में यदि मैच द फॉलोइंग आ जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउंट एटना, इटली। नेक्स्ट, ताल वोल्केनो, फिलीपींस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी लिस्ट आप जरूर बना लें। मैंने आपको कल भी बताया था, कभी कभी ना पेपर में जगहों को नॉर्थ टू साउथ, राइट टू लेफ्ट अरेंज करने के लिए आ जाता है, उनके लिए भी उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक टर्म रही है न्यूज में, अमेज़न फ्लाइंग रिवर। एज अ टर्म ये प्री में पूछा जा सकता है, बहुत मैक्सिमम अगर आपसे कुछ पूछा गया तो, नहीं तो एज अ टर्म आप इसे याद रखिए ना। ये बेसिकली है क्या, फ्लाइंग रिवर। ऐसा नहीं कि रिवर फ्लाई कर रही है, इट मींस मैसिव एरियाज ऑफ वाटर वेपर है। कहां पे है, अब ये बात कर रहे हैं अमेज़न के जंगलों की। कितने बड़े बड़े घने जंगल हैं, तो जो वहां पे वेजिटेशन है, वेजिटेशन में जो लीव्स है वो भी तो ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो वो जो मॉइस्चर वहां से ड्यू टू ट्रांसपिरेशन आ रहा है, राइट, उसकी यहां पे बात हो रही है, राइट। मैसिव एरियाज ऑफ वाटर वेपर जो जेनरेट हो रहा है बाय द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब ना आप इसको ऐसे समझो कि सिंपल शब्दों में अटलांटिक ओशन से भी वेपर आ रहा है, राइट, प्लस अमेज़न के जंगलों में, राइट, जो ट्रांसपिरेशन है, जो इतनी वेजिटेशन है, उससे भी ट्रांसपिरेशन हो रही है। तो बेसिकली इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रही है। अब जब ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है और उससे रेनफॉल होती है, तो वही वो बात कर रहे हैं ना सिंपल शब्दों में कि फ्लाइंग रिवर्स और कुछ नहीं बट मैसिव एरियाज ऑफ वाटर वेपर हैं जो जेनरेट हुए हैं बाय द रेन फॉरेस्ट, जो कि अक्रॉस अमेज़न बेसिन देखे जाते हैं। अब इतने मॉइस्चर से जब फाइनली रेनफॉल होती है तो वो बहुत सारी जगह को इंपैक्ट करती है। रादर लैटिन अमेरिका में एग्रीकल्चर, वाटर साइकिल है ना, या लेट्स से जो पानी पीने की रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो एज ए टर्म ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ना जैसे मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं फॉरेस्ट्स पे, राइट, तो वहां पे आप मे बी इसे एज अ टर्म यूज कर सकते हो, राइट। चलिए एक और चीज न्यूज में थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन तुवालू टू ऑस्ट्रेलिया। अब ये एक आइलैंड कंट्री है इन द पैसिफिक ओशन। अब दिक्कत कहां है कि ये चीज जो है, या रादर ये जो आइलैंड है, दिस इज हाईली वल्नरेबल टू सी लेवल राइज, हाईली वल्नरेबल टू फ्लडिंग, स्टॉर्म सर्जेस या राइजिंग ओशन कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। कुछ अटोल्स तो ऑलरेडी सबमर्ज भी हो चुके हैं। इसीलिए आप देखोगे, रादर यहां पे अगर हम देखें सी लेवल राइज की बात करें तो नासा का कहना है कि सी लेवल्स, राइट, 2023 से 15 सेंटीमीटर्स आए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ इट वुड बी सबमर्ज्ड बाय 2050।
इसीलिए दे हैव साइंड अ ट्रीटी विद ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन के लिए। अब मेंस में देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। मेंस में यदि आपको क्लाइमेट की वजह से माइग्रेशन पे क्वेश्चन आ रहा है तो क्लाइमेट माइग्रेशन का एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, राइट, माइग्रेशन के एग्जांपल में। अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार मेंस में 2025 में जो सवाल आया है मैं आपको दिखाती हूं, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस। तो वहां पे आप इस आइलैंड की बात कर सकते हो। अभी देखो हमने बात की कि सी लेवल राइज बहुत ज्यादा है, राइट, हमने देखा राइजिंग ओशन लेवल बहुत ज्यादा है। सी लेवल 15 सेंटीमीटर हायर इन 2023 है, कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द आइलैंड विल बी सबमर्ज्ड बाय 2020। और इसीलिए इन्हें, ये वन ऑफ द रीजंस है कि इन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर क्लाइमेट माइग्रेशन। सो नॉट ओनली फॉर क्लाइमेट माइग्रेशन, अगर आपको आइलैंड नेशंस पे भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, नाउ दिस इज अ रिपीटेड थीम, वहां पे आप इसे एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। देखो यहां पे कैटेगोरिकली एग्जाम्पल्स पूछे भी गए हैं। रादर आइलैंड नेशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी लेवल राइज, आइलैंड नेशंस, इनको आप जरूर प्रिपेयर करते रहिए, तभी मैं आपको हर वो न्यूज कवर करा रही हूं जो बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली डार्डेनल स्ट्रेट न्यूज में है, राइट, आप देख सकते हैं, ये देखिए डार्डेनल स्ट्रेट। यहां पे ना दो स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है, एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट, एक है डार्डेनल स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट्स कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से, डार्डेनल स्ट्रेट कनेक्ट करती है सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब ये क्यों शट थी, अब देखो, दिस हैज बीन टेम्पररीली शट ड्यू टू मैरिटाइम ट्रैफिक, क्योंकि फॉरेस्ट फायर्स आर रेजिंग इन नॉर्थ वेस्ट टर्की। ये रूट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, यूरोप और एशिया के बीच में ये रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली सी ऑफ गैलिली न्यूज में है। सी ऑफ गैलिली क्यों न्यूज में है? बिकॉज इट हैज टर्न्ड रेड। ये कहा जा रहा है कि अ ग्रीन एल्गी, राइट, इट इज थ्राइविंग इन द लेक, गिविंग इट अ न्यू कलर। और यहां पे नाउ द न्यू कलर, द ग्रीन एल्गी हैज टर्न्ड द वाटर रेड। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एल्गी एक नेचुरल पिगमेंट प्रोड्यूस करती है व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो इस वजह से ये जो सी ऑफ गैलिली है ये न्यूज में है, आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें, यहां पर फाइटोसोर फॉसिल के बारे में बताया गया है ना। अब यहां पे देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है, इट इज अ prehistoric reptile that resembled a crocodile but was not actually a dinosaur। आप देख सकते हैं राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है। अब ना इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, लेकिन एज ए टर्म चीजें पूछी जाती है, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कौन सी जगह पे ऐसी चीजें मिली हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे द टर्म डेनिसोवान इज समटाइम मेंशन इन मीडिया इन रेफरेंस टू, है ना। तो आप देखोगे कई बार ये टर्म्स जो है न्यूज में रहती हैं, इसीलिए हमें इनको भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज का आपका पहला असाइनमेंट है, आप इसके बारे में जरूर पढ़ें, राइट। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1, राइट। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा है, वहां पे जो असाइनमेंट दिए थे वो भी किए। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में नया रिसर्च स्टेशन प्रपोज हुआ है, मैत्री 2। तो ये न्यूज में था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल ग्रांट किया था फॉर मैत्री 2, द कंट्रीज न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन प्रपोज्ड इन अंटार्कटिका। अब ये प्रोजेक्ट जो है इसकी नोडल एजेंसी भी पूछी जा सकती है वन ऑफ द ऑप्शंस में। तो गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एक्चुअली नोडल एजेंसी है फॉर ऑपरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मिशंस टू अंटार्कटिक एंड आर्कटिक। देखो पोलर एंड ओशन रिसर्च है तो अंटार्कटिक एंड आर्कटिक इससे एसोसिएटेड है। यहां पे कई बार जो है पिछले रिसर्च स्टेशंस कौन से रहे हैं ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो 3 नाम आपने याद रखने हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। न्यू वाले का नाम देखो मैत्री 2, राइट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। रादर जब आप मैत्री 2 के बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि जो है
सोलर पावर्ड या रिन्यूएबल पावर्ड बनाने की इसको कोशिश की जाएगी। चलिए एनीवे दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे इस थीम पर भी पहले सवाल पूछा हुआ है, जैसे अब इंडिया आर्क की बात करो तो इंडिया की अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक, है ना, तो ये चीजें भी न्यूज में रहती हैं। और आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि रैंडम हम कवर कर रहे हैं, हर एक चीज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हम कवर कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज है, देखो इंडिया विंस सेकेंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन ओशन। अब यहां पे एक लाइन देखो, इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स इन द कार्लसबर्ग रिज इन इंडियन ओशन। अब यहां पे देखो, यहां पर सबसे पहली चीज मैं ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूं। ये देखो यहां पे लिखा हुआ था कि ग्लोबल ओशन कमीशन लाइसेंस ग्रांट करता है फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, है ना, तो ये गलत है। यहां पे क्या आना चाहिए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आना चाहिए। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं, ये न्यूज डिस्कस कर रही हूं। Right? India has become first country in the world to have 2 contracts with International Seabed Authority for polymetallic sulfide exploration. अच्छा, रिजेस के बारे में भी आजकल सवाल आने लग गया है। यूपीएससी जो बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करती है ना, उनमें जो है रिजेस पे सवाल आया हुआ है। वहां पर भी इंडियन ओशन की एक रिज की बात हुई थी, तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिज कहां पर है। राइट, अगेन आप देख सकते हो आईएसए एलोकेट कैसे कर रहा है साइट फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले तो आईएसए ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, अब एक कंट्री आइदर थ्रू इट्स गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और स्पॉन्सर्ड आइडेंटिटी आप जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, और उसके बाद जो आईएसए की लीगल और टेक्निकल कमीशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन की कंप्लायंस है या नहीं है, एंड इफ इट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट वो रेकमेंड कर देती है आईएसए काउंसिल को फॉर फाइनल अप्रूवल। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों पे फोकस करना। रादर एप्लीकेशन जब जा रही है ना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आइडेंटिफाई किया जाए एक प्रपोज्ड एक्सप्लोरेशन एरिया और डिटेल्ड वर्क प्लान, एनवायरमेंटल बेसलाइन स्टडीज, फाइनेंशियल टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना। राइट, तो इन चीजों को आपने याद रखना है। इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट दिया है। राइट, कई बार जैसे यहां पे आप देखिए, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स, तो ऐसा कुछ न्यूज में आ सकता है कार्लसबर्ग रिज से एसोसिएटेड। राइट, तो अगेन इन चीजों पर आपने फोकस करना है। क्लाउड सीडिंग रिसेंटली न्यूज में है, दिल्ली से एसोसिएटेड। नाउ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इट वाज इन न्यूज, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन प्लान्ड है। रिसेंटली न्यूज में था कि वहां पे क्लाउड सीडिंग फेल हो गई, है ना, आर्टिफिशियल रेन। अब रेनफॉल का प्रोसेस वही है, कुछ पार्ट आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि लेट्स से पानी है, उस पर इंसुलेशन आ रही है ना, तो इंसुलेशन से जब पानी इवेपोरेट होता है वेपर बन जाता है। अब वेपर वापस कंडेंस होके बादल बन के बारिश करता है, लेकिन वेपर जब कंडेंस होके वापस बूंद बन रहा है ना, वो हवा में सस्पेंडेड नहीं रह सकता, उसको एक सरफेस चाहिए टू स्टे। राइट, इसे कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, है ना। नॉर्मली आप देखोगे डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स ऐसे सरफेस की तरह एक्ट करते हैं, राइट, और बादल बन के रेनफॉल हो जाती है ना। जब भी हम आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं, तो जो ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है, राइट, इसको डिस्पर्स किया जाता है। राइट, इसे सीडिंग मटेरियल्स भी कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई है ना, आप देख सकते हो जो क्लाउड सेंडिंग केमिकल्स हैं उनका यूज किया जा सकता है। अब इसके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसी चीजें यूज की जाती हैं। रादर इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स द यूज ऑफ। राइट, तो यहां पर भी इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। राइट, तो आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग में जब इन क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को इंड्यूस किया जाता है तो रेनफॉल होती है।
लेकिन अंडरस्टैंड दिस, इससे क्या हो रहा है कि रेनफॉल तो हो रही है लेकिन यहां पे मॉइस्चर या वेपर तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ना एटमॉस्फेयर में, फिर आपने क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को, है ना, उन केमिकल्स को इंड्यूस किया। अब दिल्ली में क्या हुआ, सर्दियों में इतना मॉइस्चर ही अवेलेबल नहीं था, राइट। क्लाउड सीडिंग अटेम्प्ट की गई लेकिन मॉइस्चर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, ह्यूमिडिटी लेवल ही बहुत ज्यादा नहीं था। अब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो कैसे रेनफॉल होगी? तो याद रखना जरूरी है, इट इज नॉट इजी टू डू क्लाउड सीडिंग, है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। क्लाउड सीडिंग अगर आप विंटर्स में कर रहे हो, इट शुड बी आइडियली डन जब मॉइस्चर अवेलेबल हो, राइट। लेकिन यहां पर जो है इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से कहा गया कि जितना सक्सेसफुल इसको माना जा रहा था वैसा ये वर्क नहीं किया गया। कई आर्टिकल्स भी देखे गए कि क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। तो आप इनको लिख सकते हो। रिसेंटली आप देखोगे लेक उर्मिया भी न्यूज में था कि वहां पे भी क्लाउड सीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में था, है ना। तो कभी भी आपको मेंस में क्लाउड सीडिंग पे क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप चैलेंजेस वाले पार्ट में आप जो है इस पॉइंट को कोट कर सकते हैं कि ऐसे चैलेंजेस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन आप याद कर सकते हैं वोल्केनो के लिए, अगेन द सेम नेम। जो मैंने आपको लिस्ट दी है ना, ये लिस्ट का पर्पस ही है कि आप इसे याद रखें। इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सकती आपको, नाम आपको याद करना पड़ेगा, कहां पर है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स में अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजों पे सवाल आते हैं, है ना। हाँ, पर अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एक डिफरेंट सेट ऑफ सवाल आते हैं। करंट एस्पेक्ट में अगर किसी साइक्लोन से जुड़ा हुआ कोई स्पेसिफिक पैरामीटर है जो न्यूज में रहा है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें कंसेप्चुअली, तो साइक्लोन सेन्यार से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल जो है उसकी हम बात करेंगे। अब आर्टिकल्स में इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमेना कहा जा रहा था अनयूजुअल ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म्स इन स्टेट ऑफ मलाक्का। मेट्रोलॉजिस्ट भी सरप्राइज हो रहे। आर्टिकल में बताया जा रहा था कि ये रेयर फिनोमेना माना जा रहा था क्योंकि दिस वाज अकरिंग इन लैटिट्यूड्स लेस देन 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब होता क्या है, जो लैटिट्यूड्स लेस देन 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है वहां पर जो है ऑलमोस्ट अनहर्ड है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बने हो दिस क्लोज टू द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट कोरियोलिस फोर्स नहीं है। सफिशिएंट कोरियोलिस फोर्स नहीं होंगी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस ही डेवलप नहीं होंगी। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं। साइक्लोन वामई इन 2001 ये डेवलप हुआ था अराउंड 1.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास। तो ऐसी जब कोई स्पेसिफिक कंसेप्चुअल चीज न्यूज में होगी ये आपको अलग से पता होनी चाहिए। अब यहां पे ना 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आपको एडिशनली बताना चाहती हूं। जैसे एक पॉइंट है, व्हाई ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स मोस्टली फॉर्म ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशंस, है ना। अब ओशन के वेस्टर्न मार्जिन, है ना, लेट्स से अगर ये ओशन है तो ओशन के वेस्टर्न मार्जिन पे। अब इसका कारण क्या है? आप ये समझो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वार्म वाटर। और मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हम पानी के अपर रीचेस की बात करें वो वार्म है। क्यों? इंसुलेशन का इंपैक्ट है। अब हवा की डायरेक्शन जो होगी वार्म वाटर भी उसी तरफ इकट्ठा होगा। अब ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन जिस तरफ होगी वार्म वाटर भी उस तरफ इकट्ठा होगा, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वार्म वाटर ओशंस के वेस्ट में इकट्ठा हो रहा है क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ये है ना। अब फॉर एग्जाम्पल यहां भी अगर आप देखें तो वही वो बता रहे हैं कि जो ट्रेड विंड है वो ड्रैग करती है ओशन वाटर्स को टुवर्ड्स वेस्ट। याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका है, अगर आपको ओशन करंट्स भी याद है तो यहां पे वार्म वाटर मिलता है, इसीलिए ओशंस का जो वेस्ट है वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्म होने की।
एक और क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशंस पे रेयर क्यों है, राइट? अब ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशंस पे आप देखोगे आपको कोल्ड वाटर मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, याद रखने का तरीका। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन है ना, ओशन के रेफरेंस में कह रहे हैं आप, देखो कोल्ड पेरुवियन करंट। अब यहां पे नहीं बन सकता ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकॉज यहां पे कोल्ड करंट है। तो जो टेम्परेचर ऑफ द वाटर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इस चीज में एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? ध्यान रखना, जब हमने एल नीनो की बात की थी, हमने एल नीनो में क्या कहा था? एल नीनो में हमने कहा था कि यहां पे वार्म वाटर आ जाता है। अब क्योंकि एल नीनो में ईस्टर्न पैसिफिक में वार्म वाटर आ गया, ईस्टर्न पैसिफिक में वार्म वाटर आ गया, तो अब यहां पर हम बात कर सकते हैं हरिकेन्स की। वही वो बता रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर होगा वहां पे ईस्टर्न पैसिफिक में ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वार्मर वाटर्स जो है प्रोबेबिलिटी बन सकती है हरिकेन्स के लिए। तो ये चीजें मिस हो जाती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। सवाल कह रहा है व्हाई साइक्लोन्स आकर मोस्टली इन लेट समर्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको ना सिंपल शब्दों में समझिए। लैंड और वाटर की प्रॉपर्टीज में फर्क है। लैंड जल्दी हीट होगा, वाटर को हीट होने में टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट्स, लैंड मास वो तो मैक्सिमम टेम्परेचर जून जुलाई में अटेन कर लेंगे, लेकिन ओशन वाटर्स को वो टेम्परेचर अटेन करने में समय लगेगा, राइट? सो टेम्परेचर जिस पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन सकते हैं, वो जो वार्मर वाटर्स हैं, ओशन वाटर्स, वो टेम्परेचर आफ्टर दिस अटेन करेंगे, दैट इज इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसीलिए साइक्लोन्स मोस्टली लेट समर्स में होते हैं इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आई होप दैट द सेशन वाज यूजफुल। आई होप आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं। ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।